खामगांव से शेगांव जा रही मोटरसाइकिल सोमवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में दोपहिया वाहन सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार नागपुर के गोरेवाड़ा रिंग रोड क्षेत्र निवासी प्रेम हरिदास गजबिये अपनी पत्नी भारती गजबिये, उनका बेटा और एक 17 वर्षीय युवती एक रिश्तेदार के जन्मदिन पर वरुड़ आए हुए थे। इस बीच जन्मदिन मनाने के बाद वो दरियापुर महसपुर फाटा के पास उनकी कार अन्य वाहन से जा भिड़ी। इस हादसे में कार में सवार शिक्षक भारती गजबिये की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रेम के सिर में चोट लगी थी। बच्चा और युवती भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद आसपास खड़े लोग मदद के लिए आगे बढ़े। इस दौरान घायलों को जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में अमरावती जिले में कुछ दिनों में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी आ गया है। कुछ दिन पहले तक अमरावती वैक्सीनेशन अभियान में 33वें स्थान पर था, लेकिन मात्र 15 दिन में वैक्सीनेशन अभियान तेज होने से अमरावती जिला 24वें स्थान पर पहुंच गया है। मिशन मोड में वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने से मात्र 15 दिन में 3.5 लाख नागरिकों को वैक्सीन लगाई गई है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के मामले में 33वां स्थान प्राप्त करने वाला अमरावती जिला प्रशासन द्वारा वैक्सीनेशन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बाद महज 15 दिनों में ही अमरावती जिला राज्य में वैक्सीनेशन अभियान में 24वें स्थान पर पहुंच गया है। जिले में स्वास्थ्य विभाग व सभी विभागों के समन्वय से मिशन मोड पर टीकाकरण किया जा रहा है। इस दौरान 3.5 लाख नागरिकों का टीकाकरण किया गया। जिले के पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने भी नागरिकों से वैक्सीनेशन के लिए आगे आने की अपील की। जिलाधिकारी पवनीत कौर के नेतृत्व में सभी विभागों, स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों और विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों की भागीदारी के साथ अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप शहर के साथ ही दूर दराज के ग्रामीण इलाके में भी लोग कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लेने के लिए आगे आए। जिलाधिकारी ने हर स्तर पर कार्यों की समीक्षा की और अभियान की व्यापक योजना बनाई। अभी भी व्यापक टीकाकरण की आवश्यकता है, इसीलिए प्रयास में निरंतरता बनी रहनी चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से टीकाकरण के बारे में प्रभावी जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। साथ ही एनजीओ और निजी डॉक्टरों को भी वैक्सीनेशन अभियान में शामिल किया जाना चाहिए। वैसे तो फिलहाल कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन और मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका और कई अन्य देश में कोरोना के नए वेरिएंट से मिलने से पूरे विश्व में खलबली मच गई है। महाराष्ट्र में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र में अलर्ट जारी किया गया है। अमरावती में भी महानगर पालिका ने नागरिकों के लिए कड़ा नियम लागू करके मास्क लगाना अनिवार्य किया है। दक्षिण अफ्रीका समेत कुछ देशों में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है, जिसके बाद पूरे विश्व में ही खलबली मच गई है। अपने देश में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कई महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी सभी महानगर पालिकाओं और स्थानीय प्रशासन को निर्देश देकर एहतियात बरतने को कहा है, जिसके बाद अमरावती शहर में कोरोना को लेकर समीक्षा की जा रही है और वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, जिसके लिए महानगर पालिका की ओर से एक वैन तैयार की गई है, जो अमरावती शहर में घर घर जाकर लोगों को कोरोना की वैक्सीन देगी। मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे ने शहर में कड़े नियम लागू किए और घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य किया है। दुकानों में खरीदारी करते समय मास्क नहीं पहनने पर दुकानदार सहित ग्राहक पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही बिना टीकाकरण के मॉल और अन्य कार्यों में जाने की अनुमति नहीं है। प्रशासन ने नागरिकों से भी कोरोना से बचाव के लिए सहयोग की अपील की है। आपल्याला माहिती आहे की 2020 एप्रिलमध्ये आपल्या शहरामध्ये कोविडची सुरुवात झाली होती आणि कोविडच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेमध्ये आपण खूप नुकसान आपलं झालेलं आहे। मग शासकीय कर्मचारी असो, नागरिक असो, व्यापारी असो, सगळ्यांना खूप त्रास सहन करावा लागला आहे। आणि आता अतिशय वाईट बातमी आलेली आहे की साऊथ आफ्रिका आणि त्याच्या आजूबाजूच्या काही देशांमध्ये कोविडचा नवीन व्हेरिएंट हा आढळून आला आहे आणि हा अत्यंत संसर्गशील आहे। आपल्याला हे पण माहिती आहे की कोविडची सुरुवात चायनामध्ये झाली, परंतु तो भारतामध्ये लवकरच पोहोचला। म्हणजे 2019च्या डिसेंबरपासून तर मार्च एप्रिलमध्ये आपल्याकडे भारतामध्ये आला होता। तर हा सुद्धा साऊथ आफ्रिकाचा व्हेरिएंट आपल्याकडे येऊ शकतो, तो आला नाही पाहिजे म्हणून आपल्याला काळजी घेणं आवश्यक आहे। अकोला में कोविड-19 के मरीज नियंत्रण में है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से टीकाकरण का प्रतिशत कम है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले के 50 गांव को छोड़कर 786 ऐसे गांव हैं जहां कोरोना संक्रमण का खतरा अब भी बरकरार है। अफ्रीका में पाए गए एक नए कोरोना वेरिएंट ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है।
भारत में भी अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल अकोला जिले में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि आगे की स्थिति को देखते हुए जिले में फिर से कोरोना के उभरने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसे नियंत्रित करने के लिए जिले के अधिकांश लोगों को टीकाकरण की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले के करीब 14,33,000 लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा था। इसी के तहत जिले के करीब 836 गांव में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 90% से ज्यादा टीकाकरण वाले गांव सुरक्षित हैं। उनके मुताबिक अकोला जिले के सिर्फ 50 गांव सुरक्षित हैं और 788 गांव असुरक्षित है। जिले में टीकाकरण का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष टीकाकरण अभियान को 30 नवंबर तक और 10 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। कई लोगों ने टीके की एक भी खुराक नहीं ली है, जिससे भी चिंता बढ़ रही है। आज रोजीपर्यंत आपण हर घर दस्तक मोहीम हे नोव्हेंबर महिन्यामध्ये चालवली होती आणि सदरच्या मोहिमेअंतर्गत आपल्याकडे आपण प्रत्येक गावामध्ये शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, आशा यांच्यामार्फत गृहभेटी देऊन प्रत्येक घरामध्ये जे पहिला डोस आणि दुसरा डोसचे राहिलेले लाभार्थी होते त्यांना आपल्या जवळच्या सेंटरला आणून त्या ठिकाणी त्यांच्यासाठी लसीकरण सत्र ठेवून त्यांचं लसीकरण पूर्ण करण्यासाठीचं काम आपण सुरू केलं होतं। सद्यस्थितीमध्ये आपण आज रोजी जर पाहू तर आपल्या या मोहिमेअंतर्गत आपण एक संकल्पना केली आहे की सुरक्षित गाव म्हणजे ज्या गावांमध्ये 90% पेक्षा जास्त पहिला डोस झाला असेल सदर गाव हे कोविडच्या दृष्टीने सुरक्षित असं आपण घोषित करतोय। आज रोजी आपल्याकडे 50 पेक्षा जास्त गावं अशी आहेत की जे 90%च्या वर ज्यांचा पहिला डोसचा कव्हरेज आपलं झालेला आहे आणि याच्यासोबत सदर जी नोव्हेंबरमधली आपली मोहीम होती आपलं उद्दिष्ट होतं की आपण 80% पहिला डोस कव्हरेज आपल्या जिल्ह्याचं करावं, परंतु सद्यस्थितीमध्ये आपण 68% पर्यंत पहिला डोसला आहो आज। तर सदर मोहीमची कालावधी आपण पुढचे 10 दिवस वाढवून एक 10 डिसेंबरपर्यंत आपलं सदरचं काम सुरू ठेवून आपल्या फर्स्ट डोसचं कव्हरेज हे 80% पर्यंत व्हावं यासाठी 10 डिसेंबरपर्यंत आपण आपलं नियोजन यापुढे चालू ठेवलेलं आहे। तरी माझी अशी सर्वांना विनंती राहील की आपल्याकडे जितके लाभार्थी असेल की ज्यांचे पहिला डोस राहिलेला आहे किंवा दुसरा डोस राहिलेला आहे 10 डिसेंबरपर्यंत आपल्या घराच्या जवळच्या सेंटरला जे आपलं नियम होम CVC म्हणतोय तर त्या ठिकाणी आपण लसीकरण करून घ्यावं, जेणेकरून पुढे होऊ घातलेली तिसरी वेव्ह याला आपण चांगल्या प्रकारे सामोरे जाऊ शकतो आणि आपण साखळी जे आहे संसर्गाची ते आपण चांगल्या प्रकारे तोडू शकतो। आपल्याला ही चेन तोडायची आहे, वी हॅव टू ब्रेक द चेन। तर यासाठी आपल्या सर्वांचा सहयोग अपेक्षित आहे। अकोला महानगर पालिका आयुक्त कविता द्विवेदी ने नागरिकों से कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि विश्व भर में कोरोना के नए वेरिएंट का खौफ बढ़ता जा रहा है। देश में भी कोरोना के इस नए रूप को लेकर दहशत है। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए आयुक्त कविता द्विवेदी ने लोगों से कोरोना के नए नियमों का सख्ती से पालन करने की गुजारिश की है। आपल्या सर्व नागरिकांना विनंती आहे की आपण मास्कचा पुरेपूर वापर करावा, जेणेकरून आपल्याला कोरोनाच्या आजारापासून प्रोटेक्शन मिळू शकते। आपण स्वतःची काळजी घ्यावी आणि आपल्या कुटुंबियाची काळजी घ्यावी। तिसरी लाट आपल्याकडे आलेली नाही, आपण काही त्याची भीती पण नाही, परंतु प्रिव्हेंशन करणं आपल्या हातात असल्यामुळे सर्वांनी आपल्या कुटुंबाच्या प्रेमाखातीर कमीत कमी मास्कचा वापर पुरेपूर करावा आणि वॅक्सिनेशन मधले दोन्ही डोसेस त्यांनी घेतले तर त्या निमित्ताने त्यांचा बचाव होऊ शकेल। अमरावती हिंसा के पीछे बांग्लादेशियों का हाथ होने का आरोप भाजपा नेता डॉक्टर अनिल बोंडे ने लगाया है। इस संदर्भ में बोंडे ने शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह से मुलाकात करके शहर में रह रहे बांग्लादेश के नागरिकों को बाहर निकालने की मांग की है। अमरावती में 12 और 13 दिसंबर को हिंसा हुई थी। इसके बाद पुलिस ने हिंसा में शामिल लोगों की गिरफ्तारी शुरू कर दी थी। हालांकि अब उस हिंसा में कुछ बांग्लादेशी नागरिकों की भी शामिल होने का खुलासा किया जा रहा है। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री अनिल बोंडे ने आरोप लगाते हुए कहा कि अमरावती हिंसा के पीछे कई बांग्लादेशी नागरिकों का भी हाथ था। इस मुद्दे पर बोंडे ने शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह से मुलाकात कर मामले में संज्ञान लेने की बात कही। साथ ही हिंसा में शामिल बांग्लादेशियों को शहर से बेदखल की भी मांग उठाई। अमरावती शहरामध्ये 12 आणि 13 तारखेला ज्या अप्रिय घटना घडल्या
त्याच्या पार्श्वभूमीवर अमरावती शहरामध्ये दीर्घकालीन शांतता राहावी या दृष्टीनं आम्ही कमिशनर ऑफ पोलीस यांना भेटायला आलो होतो आणि त्यामध्ये 7 मुद्दे आम्ही प्रामुख्यानं दिलेले आहेत। एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की अनेक युवक ज्यामध्ये शांततापूर्ण निषेध करण्याकरता आले होते, दुर्दैवानं त्यांची धरपकड होते आहे आणि त्यामुळं अशी धरपकड होऊन एक समाजामध्ये अस्वस्थता निर्माण होऊ नये, युवकांच्या मनामध्ये अस्वस्थता निर्माण होऊ नये यासाठी सुद्धा कमिशनर ऑफ पोलीस यांना विनंती करण्यात आली। आणि त्याशिवाय जे या दंगलीच्या पाठीमागं 12 तारखेला जो मोर्चा निघाला त्याचीसुद्धा उच्च न्यायालयाच्या मार्फत न्यायाधीशाच्या मार्फत चौकशी व्हावी। भाजपा नेता मंगलवार को अमरावती शहर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं के भ्रष्टाचार के मामले को उजागर कर सकते हैं। सोमवार को अमरावती भाजपा शहर प्रमुख किरण पातुरकर ने इस बारे में जानकारी दी है। महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचे नेत्यांनी जो भ्रष्टाचार केला आहे तो भ्रष्टाचार बाहेर काढतात आहे। त्यांचा प्रचंड अभ्यास आहे या विषयावर की 2 वर्षाच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये जर काही झालं असेल तर फक्त भ्रष्टाचारच झाला आहे। त्यामुळे अमरावतीत सुद्धा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा भ्रष्टाचार याच विषयावर त्यांची व्हिजिटही आहे आणि पत्रकार परिषदही आहे। महाआवास अभियान में ग्रामीण आवास अभियंता ने 1 दिसंबर से काम बंद आंदोलन करेंगे। इस संबंध में सोमवार को विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह और जिला परिषद के अविशांत पांडा को निवेदन सौंपा गया। सरकार ने इस साल 20 नवंबर 2021 से बड़े पैमाने पर महाआवास अभियान की शुरुआत की, जिससे 2022 तक सभी के लिए घर का नारा दिया गया था। पिछले वर्ष इसी ग्रामीण आवास अभियंता द्वारा महाआवास अभियान को सफल बनाया गया था और अधिकांश आवास योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाया गया। सरकार ने 2022 सभी के लिए घर की घोषणा की, लेकिन ग्राम आवास इंजीनियर जो इस आवास योजना की रीढ़ है, पिछले 9 माह से मानदेय से वंचित है। इंजीनियर की दिवाली भी बिना वेतन की चली गई। ये इंजीनियर 2016 से प्रति परिवार 750 रुपये की मामूली मानदेय पर काम कर रही हैं। इसे बढ़ाने के लिए उन्होंने लगातार वरिष्ठ स्तर पर निवेदन किया, लेकिन अपने मानदेय में दमनकारी शर्तें बनाकर उन्होंने केवल 200 रुपये बढ़ा दिए और इंजीनियर का अपमान किया। इसके उलट इंजीनियर को छोड़कर सभी कर्मचारियों के वेतन में भारी वृद्धि की गई, लेकिन इंजीनियरों ने नियमित वेतन व वेतन वृद्धि की मांग की है। आजपासून प्रधानमंत्री आवास योजना या शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेमध्ये ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता जे आहे ते जिल्हा स्तरावर आणि राज्य स्तरावर काम करतात आहे। आधी संस्थेमध्ये कंत्राट होता, आता CSCमध्ये आहे, पण संस्थेमध्ये असताना सुद्धा वेळेवर मानधन मिळायचं नाही। पहिले 750 रुपये प्रति घरकुल एवढं मानधन होतं, आता 950 करण्याच्या तयारीत आहे शासन। पण जर 750 रुपये जर वेळेवर मिळणार नसतील तर मग याचा वाढूनसुद्धा काही फायदा नाही। तसेच CSCमध्ये ज्यावेळेस कंत्राट देण्यात आलं त्यावेळेस राज्यस्तरापासून तर तालुका स्तरापर्यंत जेवढेही कर्मचारी या योजनेमध्ये काम करतात त्यांच्या मानधनात भरघोस वाढ झालेली आहे आणि त्यांचं फिक्स मानधन झालेलं आहे। परंतु RHच्या मानधनामध्ये 200 रुपये वाढ करून त्यातसुद्धा जाचक अटी शासनाने टाकलेल्या आहे। तर ही आमची अडचण आहे। आमच्या अशा मागण्या आहे की बाकीच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आमचंसुद्धा फिक्स मानधन व्हावं आणि जे मानधन आम्हाला मिळतं ते वेळेत व्हावं। आता मागील 7 महिन्यापासून आमचं मानधन मिळालं नाही आहे। आम्ही शासनाच्या दारी चक्रा मारतो आहे तरीसुद्धा अजूनपर्यंत मानधन आम्हाला प्राप्त झालेलं नाही आहे। आमचं मानधन जर आम्हाला लवकर मिळालं नाही तर आम्ही 1 डिसेंबरपासून सर्व आरेची राज्यव्यापी आंदोलन करणार आहे। महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात ते आरेची उपोषणाला बसणार आहे आणि काम बंद आंदोलन करणार आहे। जिल्ह्यात किती कर्मचारी आपल्या जिल्ह्यामध्ये 76 आरेची कंत्राटी पद्धतीने काम करतात वेगवेगळ्या पंचायत समितीला। कोणी दुर्गम भागामध्ये धारणी चिखलदरा इथेही काम करत आहेत। मागच्या 9 महिन्यापासून आमचं मानधन मिळालेलं नाही आहे। या मानधन आम्हाला लवकरात लवकर मिळालं पाहिजे अशी आमची शासनाला विनंती आहे। अमरावती में सोयाबीन और तुअर की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल बाजार में सोयाबीन 6,800 रुपये प्रति क्विंटल तो तुअर 5,900 रुपये प्रति क्विंटल के अनुसार बिक रहा है, जबकि जून के महीने में सोयाबीन की कीमत प्रति क्विंटल 10,000 रुपये तक हो गई थी, लेकिन उसके बाद कीमत में गिरावट होनी शुरू हो गई है। अमरावती जिले के बाजार समिति में सोयाबीन की मौजूदा कीमत 6,800 रुपये प्रति क्विंटल और तुअर की कीमत 5,900 रुपये प्रति क्विंटल है।
बाजार में तुअर की आवक कम हुई है, जबकि फिलहाल तो कीमत भी कम नहीं है। लेकिन सोयाबीन की बात करें तो इस महीने सोयाबीन की कीमत करीब स्थिर ही रही है। वैसे इस साल जून में सोयाबीन की कीमत 10,000 रुपए तक पहुंच गई थी, लेकिन उसके कुछ समय बाद से सोयाबीन की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है और फिलहाल तो सोयाबीन की कीमत में बढ़ोतरी के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन डीओसी की मांग बढ़ने से इस हफ्ते सोयाबीन की कीमतों में तेजी आई है, लेकिन इस महीने तुअर की कीमत बढ़ती नहीं दिख रही है। अगर यही स्थिति बनी रही तो 1 से 2 महीने में जब तुअर की नई फसल तैयार होगी तो बाजार में 4 की आवक बढ़ेगी। ऐसे में किसानों को उम्मीद रहेगी कि फसल की कीमत भी बढ़नी चाहिए। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।